नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कल की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एक तो मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, दूसरा हमने स्क्यूनेस और जो कुर्तोसिस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कल की क्लास हमने पहला लेक्चर लिया था और पहले लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको जो है वो मूवमेंट्स के बारे में बताया था। जहाँ कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। एक 4 तरह के टेस्ट होते हैं जहाँ पे मेजरली हम कुछ चीज़ों का टेस्ट करते हैं। एक तरीके से मूवमेंट क्या हो गया, डेटा का टेस्ट करने की मशीन होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेस्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी। अब देखिए, आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर के चल रहे हैं। उसका जो अगला जो टॉपिक है उसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक है वो एक बार मैं बता देता हूँ कि मेजरली जो है वो कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हमने आघूर्ण पढ़ा था। इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो हमने मूवमेंट्स पढ़ा था, राइट। और हमने मोमेंट्स में ये सीखा था कि हम बेसिकली कुछ टेस्ट करते हैं, और जो टेस्ट है वो बेसिकली 4 टेस्ट बताए थे। मैं एक बार शॉर्ट में आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। टेस्ट 1 बताया था, मैंने टेस्ट 2 बताया था, मैंने टेस्ट 3 बताया था और मैंने आपको टेस्ट 4 बताया था। मेजरली ये 4 टेस्ट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट 1 में हम जो है वो सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं कि डेटा का केंद्र कहाँ है। डेटा का केंद्र कहाँ है, पहला टेस्ट हमने यही सीखा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि डेटा का फैलाव या बिखराव कितना है। बिखराव कितना है, फैलाव कितना है केंद्र से, राइट। तीसरा जो पॉइंट है वो हमने जो पढ़ा था, जो मेनली हमने ये पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि हमारा जो डेटा है उस डेटा का टेढ़ापन क्या है। डेटा का जो टेढ़ापन टेढ़ापन क्या है, राइट। और लास्ट हमने पढ़ा था कि जो डेटा है उस डेटा में हम ये कह सकते हैं कि डेटा की परत, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेटा की चोटियां हैं, मतलब कहाँ पे उसका नुकीलापन है। तो डेटा का नुकीलापन, ये 4 टेस्ट हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, जिसमें से मैं 2 टेस्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, जिसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। टेस्ट 1 में हम क्या करते हैं कि हम केवल एक माध्य निकाल लेते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो 2 तरह के डेटा होते हैं, एक कच्चा आघूर्ण होता है और एक शुद्ध होता है, राइट। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम टेस्ट करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने टेस्ट किया है वो उसका केंद्र कहाँ है, जिसमें हम बेसिकली माध्य निकालते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो ये ध्यान रखनी है कि ये हमेशा जो हम टेस्ट 1 करते हैं, कच्चा आघूर्ण जो है उसका मान हमेशा माध्य होता है, और जो टेस्ट 2 है जिसमें हम हमेशा जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम कच्चे डेटा को जो है वो केंद्रीय डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसे म्यू से दर्शाते हैं, और यहाँ पे म्यू 0, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4 था। जहाँ मैंने आपको बताया था कि म्यू 0 हमेशा 1 होता है, म्यू 1 हमेशा 0 होता है और म्यू 2 हमेशा जो है वो वेरिएंस होता है। मैंने 3 और 4 आपको नहीं बताया था कि 3 और 4 के बारे में अब हम स्क्यूनेस के टॉपिक में जो है अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब हमने 2 टेस्ट अपने पढ़ लिए थे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वेरिएंस क्यों आता है, प्रसरण क्यों निकालते हैं। दूसरा टेस्ट हमें फैलाव बताता है। म्यू 0 का मान 1 होता है, म्यू का मान हमेशा जो है, म्यू 1 का मान हमेशा 0 होता है, म्यू 2 का मान हमेशा वेरिएंस होता है। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला टेस्ट है जिसे हम कहते हैं स्क्यूनेस, विषमता। विषमता क्या कहता है, तो देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों। अगर हम विषमता की बात करें तो विषमता हमें क्या दर्शाता है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। विषमता क्या दर्शाता है, विषमता का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ापन या झुकाव। सर, टेढ़ापन हम समझे नहीं। विषमता का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो टेढ़ापन या झुकाव। सर इसका मतलब, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझिएगा, हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का नंबर बिल्कुल बराबर होता है। मतलब हर बच्चा जो है वो मान लीजिए 10 में से
7 नंबर लेके आता है, इसका मतलब कि हर बच्चा एक सेम पॉइंट पर है। यहाँ पे हर बच्चा क्या है, एक सेम पॉइंट पे है। यहाँ यहाँ हमारे डेटा में कोई टेढ़ापन नहीं है क्योंकि सभी समान है। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक बच्चा जो है वो 1 नंबर लेके आए और दूसरा बच्चा जो है वो 2 नंबर लेके आए, तीसरा बच्चा 3 नंबर, अगला बच्चा 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। तो यहाँ हमारा जो डेटा है उसमें क्या हो गया, एक फैलाव आ गया। आप समझ रहे इस बात को कि हमारा डेटा जो है उसमें क्या देखने को मिल गया, हमें एक फैलाव देखने को मिल गया। तो वो जो फैलाव है बस उसी को पता लगाना क्या है, वो स्क्यूनेस है, राइट। कि जो डेटा का टेढ़ापन है वो क्या दर्शाता है कि अगर डेटा दो तरफ भागने लग जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपको ये एग्जांपल जो है वो इसमें मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो स्क्यूनेस है वो दो तरह की होती है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले धनात्मक विषमता, हॉस्पिटल की लाइन। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप सुबह सुबह जाएं तो काउंटर पे बहुत भीड़ आती है, ये बात सही है। और शुरू में इतनी भारी भरकम भीड़ होती है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर आती है भीड़ कम होती चली जाती है और लाइन लंबी खिंचती चली जाती है, ये बात सही है। अब देखो ये कैसे हुआ, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में समझिएगा। मान लीजिए इस हॉस्पिटल में जो लाइन है उसको मैं एक ऐसे डेटा के बिखराव की तरह दिखाऊं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत में, देखिए अब सुबह सुबह के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जो लाइन है वो शुरुआत में, शुरुआती दौर में वो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर आएगी वो लाइन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो लाइन है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो शुरुआत में जो लाइन है वो बहुत लंबी हो जाएगी और धीरे धीरे लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि वो लाइन ऐसे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, नेचुरल सी बात है, आपको ये बात समझनी है कि शुरुआत में भीड़ बहुत होती है और बाद में धीरे धीरे जो है वो लोगों की भीड़ धीरे 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 कम होती चली जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे 8 बजे काउंटर खुला और 10 बजे बंद हो जाएगा। 8 बजे काउंटर खुला और दोपहर में 2-3 बजे तक या 4 बजे तक वो चलेगा, तो इसका मतलब कि शुरुआत में तो बहुत भीड़, भारी भरकम भीड़ हो जाती है। तो शुरुआत में हमारा जो ग्राफ है बहुत ऊंचा चला गया, राइट। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है। अब शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अब हम ये कह रहे हैं कि सर शुरुआत में जब पेशेंट आने शुरू हुए तो देखिए धीरे धीरे पेशेंट बढ़ेंगे। हाँ सर बढ़ेंगे। धीरे धीरे पेशेंट शुरुआत में ही, सुबह सुबह ही जो है पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी, देखिए जो पेशेंट का ग्राफ है ना वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, राइट। शुरुआत में बढ़ेगा, बाद में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो चीज़ आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो स्क्यूनेस है इसे कहते हैं पॉजिटिव, धनात्मक। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। अब इसे धनात्मक क्यों कहते हैं, देखिए आपको समझना है कि इसकी पूंछ दाई तरफ राइट साइड में लंबी खिंचती चली जाती है। इसकी पूंछ राइट साइड में लंबी खिंचती चली जाती है और यहाँ मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सर कैसे होता है मीन बड़ा, थोड़ा समझाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत में तो मान लीजिए कि जो पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होंगे, राइट। लेकिन धीरे धीरे पेशेंट कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे
जो मान लीजिए पहले 100 पेशेंट आए, फिर जो है वो धीरे धीरे जीरो से शुरुआत करते हैं। जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो पहले 1, उसके बाद में 10, फिर 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, और ऐसे करके। तो अब आप एक बात समझिए कि आप जब इनका मीन निकालेंगे तो यहाँ पे मीन जो है वो सीधी सी बात है, अगर मैं इन 4 का ही मीन निकालता, है ना, इन 4 का ही मैं मीन निकालता तो मीन जो है वो कहीं इस पॉइंट पे आता। लेकिन जब मैं इन सारी संख्याओं का मीन निकालूंगा तो सीधी सी बात है ना, मीन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आए। इसका मतलब जो जो स्क्यूनेस है वो राइट साइड में खिंचती चली जाती है, इसलिए यहाँ पे मीन जो है वो सबसे बड़ा होता है। मीन जो है वो सबसे बड़ा होता है और यहाँ पे जो मोड है वो छोटा होता है, राइट। तो यहाँ पे जब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि जब ये ध्यान रखिएगा कि जब जो हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है तो उस कंडीशन में जो राइट साइड है वो इसकी पूंछ दाई तरफ राइट साइड में लंबी खींचती चली जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मीन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मीन मीडियन मोड में से मीन बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा मोड से। सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा मोड होगा। लेकिन इसकी जगह अब आप एक बात समझिए कि स्क्यूनेस दो तरह की होती है। हमें क्या देखना है, हमें डेटा का टेढ़ापन देखना है, हमें देखना है कि डेटा कितना टेढ़ा है, उसका जो टेढ़ापन है उसमें जो बिखराव है वो कितना है। तो अब इसमें दो तरह के डेटा निकाले जाते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। तो नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है, एग्जाम से पहले की पढ़ाई। अब आप बताइए, मुझे एक बात बताइए कि अगर एग्ज़ाम से पहले की पढ़ाई की अगर बात करें तो आप एग्ज़ाम के शुरुआत कितनों में, देखिए आपको यही समझ में आ जाएगा, कुछ नया नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका एक ग्राफ है। आप मुझे ये बताइए कि आप एग्ज़ाम का अगर मान लो 3 महीने बचे हैं तो आप आज पहले 1 घंटे पढ़ोगे, फिर 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 3 घंटे पढ़ोगे, फिर 4 घंटे पढ़ोगे, राइट। भाई आप धीरे धीरे पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा और फिर 5 घंटा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप क्या पढ़ोगे, नेचुरल सी बात है सर, उस दिन जो है वो हम 15 घंटे पढ़ेंगे या 10 घंटे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिखराव है वो किस तरह से हुआ, आपको ये बस यही बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो बिखराव है वो इस तरह से देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पे जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव है। इसकी पूंछ जो है वो कहाँ है, वो इसकी जो पूंछ है वो बड़ा पहाड़ जो है वो बाईं तरफ बन रहा है। यहाँ पे पूंछ किधर खींच रही थी, यहाँ पे पूंछ दाई तरफ खींच रही थी और यहाँ पूंछ बाई तरफ खींच रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेटा में कोई टेढ़ापन नहीं है तो सीधी सी बात है, मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो डेटा है वो इस तरह से है, ना राइट में ना लेफ्ट में, दोनों तरफ बराबर है। इसको थोड़ा बराबर करते हैं, राइट। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो मध्य बिंदु होता है इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मीन बराबर मीडियन और बराबर मोड होता है, राइट। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका समय बढ़ा, यहाँ लास्ट में आपका जो पढ़ाई का समय बढ़ा, इसलिए यहाँ पे क्या मोड बड़ा होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मीडियन होता है और सबसे छोटा मीन होता है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ भाई, ये जो बात है वो इस तरह से दिखाई जा सकती है, राइट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड बड़ा है सबसे, किससे, मीडियन से, और मीडियन बड़ा है किससे, मीन से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मीन बड़ा है किससे, मीडियन से, और मीडियन बड़ा है किससे, मोड से। ये जो स्क्यूनेस की रिलेशनशिप है ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से भी समझाया गया है कि अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, शुरुआत में आप 1 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा, आपका पढ़ाई का टाइम जो है वो 14 या 15 घंटे बढ़ जाएगा, तो लास्ट में बड़ा पहाड़ बनता है। इसलिए इसकी पहचान
पूंछ बाई तरफ लेफ्ट साइड में उसकी टेल होती है, और यहाँ पे जो है वो पूंछ जो है वो राइट साइड में होती है। यहाँ मोड सबसे बड़ा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें डिस्कस करनी थी, कहाँ स्क्यूनेस के अंदर, कि स्क्यूनेस क्या होता है। और देखिए ये मैंने यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक बार फिर से इसको थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि विषमता क्या होती है, कि विषमता का मतलब होता है सममिति या सिमेट्री, मतलब समानता को मापना। जब डेटा बीच में बराबर ना हो कि किसी एक तरफ झुक जाता है तो उसे विषमता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सुबह सुबह जब काउंटर खुलता है तो भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो जो आपका डेटा है उसकी पूंछ राइट साइड में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए मीन बड़ा होता है। राइट, क्योंकि वहाँ पे मीन जो है वो डेटा में मीन जो है वो क्या होगा, आपको बहुत सारे डेटा में मीन निकालना पड़ेगा ना, तो मीन हमेशा बड़ा होता है और मोड हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पे जो है वो अगर नेगेटिव स्क्यूनेस हो तो यहाँ पे शुरुआत में पढ़ाई कम करते हैं और लास्ट में पढ़ाई हम ज़्यादा करते हैं, तो लास्ट में मोड बड़ा हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में जो है मोड सबसे बड़ा होता है। और यदि डेटा बिल्कुल सिमेट्रिक हो तो हम ये कहेंगे मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे। अब मुद्दा ये आता है कि ये जो विषमता है इसको नापने के फॉर्मूले किस किस ने दिए। तो विषमता को मापने के फॉर्मूले एक तो कार्ल पियर्सन ने दिया, और एक जो है इसका फॉर्मूला बाउले ने दिया। राइट, तो यहाँ पे कार्ल पियर्सन और बाउले दो फॉर्मूले दिए गए। कार्ल पियर्सन ने जो फॉर्मूला दिया वो ये बोला कि अगर आपको स्क्यूनेस निकालनी है, और केपी का मतलब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अगर स्क्यूनेस निकालनी है तो फॉर्मूला दिया मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला किसने दिया, कार्ल पियर्सन का गुणांक है, जहाँ पे मीन माइनस मोड करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। और अगर कभी हमें साफ तौर पे बहुलक मतलब मोड नहीं दिया गया हो तो हमें ये फॉर्मूला भी काम में लेना पड़ता है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो है वो ये फॉर्मूला भी आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मोड का आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, और हम जब दोबारा उसका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे भी आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ये हमने ये भी पढ़ा था कि z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये पढ़ा है ना, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे 3m लगाया गया है। 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन के। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला काम में लिया जा सकता है भाई। अगर मान लीजिए कि हमें मीन मोड दे रखा है तो ये वाला लेंगे, और अगर हमें साफ तौर पे मोड नहीं दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला भी काम में लिया जा सकता है। अब जब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो यहाँ पे जब भी हम रेंज निकालते हैं, जब हम विषमता को मापते हैं, तो याद रखना जो आमतौर पर विषमता है वो -1 से +1 के साफ साफ पूछा जाता है कि कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में विषमता की रेंज क्या होती है, तो -1 से +1 के बीच में होती है। लेकिन अगर हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे रेंज -3 से +3 तक जा सकती है। ये एक डेंजर साइन होता है, जो -3 से +3 तक अगर हमारी स्क्यूनेस चली जाती है तो ये डेंजर साइन माना जाता है। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है। तो सर जब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला मिल गया तो उसके बाद अगला बाउले का फॉर्मूला क्यों आया। देखिए कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, हालांकि जनरली हम कार्ल पियर्सन का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन आप एक बात समझिए कि जो मीन है, अगर डेटा का फैलाव बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा का फैलाव बहुत लंबा है, 1000, 2000, 5000 और 10,000 जो है वो डिजिट्स हमें डेटा दिया गया है, तो ऐसे में जब डेटा का फैलाव ज़्यादा हो जाता है तो जो मीन है वो बदल जाता है किसी एक डेटा की वजह से। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है, उनकी सैलरी है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, और साथ में सीईओ की सैलरी है 5 लाख। तो इसका मतलब इसका मीन बहुत बदल गया। राइट, यहाँ पे इस 5 लाख की वजह से हमारा जो मीन है उसमें बहुत अंतर आ गया। तो अगर कभी जब डेटा का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है तो कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से मीन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, मैंने आपको जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सिखाया था, मैंने आपको Q3 और Q1 निकालना सिखाया था। तो जब हमने जो है क्वार्टाइल डेविएशन सीखी थी तो हमने क्या सीखा था कि 4 हिस्से होते हैं,
इधर वाले हिस्से को हटा दो, इधर वाले हिस्से को हटा दो, और बीच का जो हिस्सा है उसी से जो है वो हमें डेविएशन विचरण का पता लगाना है। तो आप समझिए ना कि अगर मान लीजिए सैलरी में पहला हिस्सा मतलब ये वाला हटा दिया, दूसरा हिस्सा ये वाला हटा दिया, तो जो डेविएशन है वो केवल जो विचरण निकाला गया, जो डिफरेंस निकाला गया, जो जो डेटा निकाला गया, जो एनालिसिस किया गया, वो केवल इसी डेटा का किया गया। तो डेटा में वेरिएंस आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर बाउले हमें डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएंस दे रखा हो, डेटा बहुत ज़्यादा हो, बहुत अनलिमिटेड डेटा रेंज दी गई हो, तो ऐसे में हम बाउले की जो डेटा का फॉर्मूला है उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला जो है दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत है, आपको याद ही करना पड़ेगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। इस डेटा को आप जो है वो आप एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। ये आपको थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है वो एक मेन फॉर्मूला है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। इसलिए हम, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो बाउले का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, बाउले का फॉर्मूला कहता है रेंज हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगी। कैलकुलेशन क्या कहता है, -1 से +1 भी आ सकता है, और अगर मोड वाला फॉर्मूला नहीं दिया गया है तो -3 से +3 के बीच में भी ये रेंज आ सकती है। अब देखिए, अब हमें जो है वो इसके बाद जो आघूर्ण होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन पे आधारित कुछ गुणांक भी निकालने पड़ते हैं। वो गुणांक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आएगी जो बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम बहुत धीरे धीरे बहुत और आराम से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, आराम से चीज़ों को उसके उसके जो फॉर्मूले हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हमने डेटा में 4 टेस्ट करने थे, 3 टेस्ट कर लिए, डेटा का केंद्र कहाँ है, डेटा का फैलाव कितना है, डेटा का टेढ़ापन कितना है, अब हमें देखना है कि डेटा का नुकीलापन कितना है। देखिए, जो इससे पहले वाला टेस्ट किया स्क्यूनेस का, स्क्यूनेस हमें क्या बताता है, स्क्यूनेस हमें ये बताता है कि डेटा किस तरफ झुका हुआ है, ठीक है, डेटा का फैलाव किधर है, मतलब वो राइट साइड में उसकी पूंछ जा रही है कि उसकी जो पूंछ है वो लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट, जो पूंछ है वो राइट साइड में जा रही है कि जो पूंछ है वो लेफ्ट साइड में जा रही है। 1 मिनट, हाँ, तो ये हमारे डेटा का जो फैलाव है वो हमें बताता है कि जो डेटा का फैलाव है वो इस साइड में जा रहा है, ठीक है, और अगर वो सेंटर में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो तीनों बराबर होंगे। लेकिन वो जो कुर्तोसिस है, जो ककुत्ता है, वो ये बताता है कि हमारा जो ग्राफ है उसकी चोटी कितनी है, पीक कितना है। ये जो पीक है, इस पीक का पता लगाने के लिए जो चोटी है वो क्या बताता है, वो हमारा ये जो कुर्तोसिस है, जो कुकुत्ता है, वो हमें इस बात को एक्सप्लेन करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो कुकुत्ता का जो टॉपिक है, कुर्तोसिस को एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं क्लियर करता हूँ, कुकुत्ता, तभी मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टॉपिक को बस हम लास्ट मूवमेंट है हमारा, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि कुकुत्ता हमें क्या बताती है कि हमारा जो डेटा है वो कितना नुकीला है, कि वो नुकीला है, कि वो फ्लैट है, वो चपटा है, कि पीक कितना है। तो ये चीज़ें पता लगाने के लिए हमें एक बार इस बार जो है वो थोड़ा सा जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उससे हम इन चीज़ों को समझेंगे, ज्योग्राफी के एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि हमें चोटियों का भूगोल समझ में आ जाए। कुर्तोसिस को मैं, कुकुत्ता को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चोटियों का भूगोल है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये चोटियों का भूगोल है, जो हमारी चोटियाँ होती है उसका भूगोल है, मतलब ज्योग्राफी। हम पीक पॉइंट को निकालना सीख रहे हैं। अब ये पीक पॉइंट क्या होता है, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो
चोटियां होती है वो तीन तरह से हो सकती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक ग्राफ बना के एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा ग्राफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इस तरह से नुकीला हो सकता है, हमारा जो डेटा है वो इस तरह से जो हो सकता है, और हमारा जो डेटा है वो इस तरह से भी हो सकता है। तीन तरह की चोटियां हो गई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो बहुत नुकीला है, मतलब चोटी, सारा डेटा एक ही जगह जाकर के इकट्ठा हो गया। यहाँ पे डेटा में थोड़ा फैलाव है, और यहाँ डेटा जो है वो एकदम एकदम जो है समतल और चिपटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो डेटा है वो एकदम नुकीला है, सारा का सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया। दूसरा जो डेटा है वो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल है, मतलब सारी चीजें नॉर्मल फैलाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो तीसरा डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है वो हम ये कह सकते हैं कि एक किले के जैसा है, डेटा बहुत दूर तक जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पे बस हमें यही तीन चीजें सीखने की जरूरत है। पहला जो डेटा है जिसे खड़ी चढ़ाई वाला नुकीला पहाड़ कहते हैं, इसको लेप्टोकुर्टिक कहा जाता है। लेप्टोकुर्टिक क्या कहता है, जैसे हिमालय है वो बहुत तीखा है, तीखी पहाड़ियां, आपने हिमालय की पहाड़ियां देखी, बहुत ऊंची है, और वहां पे बहुत नुकीली पहाड़ियां, बहुत तीखी पहाड़ियां, जहाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब ज्यादातर डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब इस टॉपिक को समझिए, जब ज्यादातर डेटा बीच में एक ही जगह आके जमा हो जाए तो ग्राफ एक सुई की तरह ऊपर भागता है। सांख्यिकी में ये जो डेटा होता है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे दो जो है, देखिए ये जो गुणांक है जो मैंने आपको ऊपर नहीं समझाया वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एक आघूर्णों पे आधारित दो तरह के गुणांक होते हैं, पहला बीटा होता है, दूसरा गामा होता है। तो जो बीटा और गामा है, इनकी रेंज क्या होती है वो हमें यहाँ पे सीखनी है। जो सांख्यिकी में जो हमारा बीटा है, बीटा का मान जब ये नुकीली लेप्टोकोटिक वाली सिचुएशन आ जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लेप्टो, आप तीनों को ऐसे याद रखेंगे, एल, एल का मतलब लेप्टो, लेप्टो मतलब ले, ले हिमालय, ले लद्दाख हिमालय। तो ले जो है लेप्टोकुटिक जो है वो हमेशा B2 का मान 3 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे बीटा का मान जो है वो 3 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 3 से बड़ा होगा किसका मान, बीटा का। तो सॉरी मैंने ये निशान थोड़ा गलत लगा दिया, मैं वापस, B2 का मान 3 से बड़ा होगा, और यहाँ पे जो गामा है, गामा जो है वो पॉजिटिव होगा। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर बार ये टॉपिक पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, दूसरा जो डेटा होता है, दूसरा डेटा क्या होता है सर, जहां मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो इस तरह से होता है, डेटा इस तरह से होता है, इस तरह से, मतलब उसमें फैलाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं प्लेटिकुटिक। प्लेटिकुटिक क्या होता है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, आपने देखा होगा ना, वो जो है वो एक पठार के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पे जो है लिसाड़िया का पठार है, उस पठार के ऊपर जो चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, तो वो बहुत फैलाव में है, जहाँ पे ऊपर एक पहाड़ी है और वो बहुत दूरी तक एक चपटा फैलाव वहां देखने को, समतल मैदान देखने को मिलता है। तो ये जो डेटा है देखिए, जो ऊपर से बहुत बिल्कुल समतल मैदान के जैसा चपटा डेटा होता है, डेटा बीच में ऊंचा उठने के बजाय दूर दूर तक फैला होता है। सांख्यिकी की में अगर यहाँ पे बात करें तो सांख्यिकी में यहाँ पे बीटा 2 का मान 3 से छोटा होता है और गामा का मान ऋणात्मक होता है। तो अगर मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेटा के बारे में क्या बातें फैक्ट होंगी। यहाँ पे बीटा का मान जो है, बीटा बोलते हैं उसे, तो बीटा का मान जो है वो हमेशा याद रखना कि 3 से छोटा होता है, और जो गामा का मान होता है वो ऋणात्मक होता है यहाँ पे प्लेटिकोटिक में। तो ये बात ध्यान रखना, पी से प्रताप और प्रताप का संबंध चित्तौड़गढ़ से। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि प्लेटिकोटिक कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़ वाला चपटा होगा। एल लेटेकुटिक क्या होगा, तो यहाँ पे लेप्टोकुटिक क्या होगा, तो एल मतलब ऊंची, लेह हिमालय, लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख मतलब आपका जो है हिमालय, और वहां पे जो है बीटा का मान 3 से बड़ा होगा, हिमालय सबसे बड़ा है, और जो है गामा का मान पॉजिटिव होगा। चलिए अब हम तीसरा बात करेंगे, मेसोकुटिक। मेसोकुटिक मतलब देखिए, आप ऐसे एम से आप याद रखिएगा, माउंट आबू,
एम से आप याद रखिएगा माउंट आबू। तो माउंट आबू क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत आरामदायक है और बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये बिल्कुल एक आदर्श और आरामदायक घंटी के आकार की होती है। इसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहा जाता है। ये कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से होता है। डेटा का फैलाव एकदम आदर्श है, एकदम सही है, कहीं कोई कम नहीं, ज़्यादा नहीं, नुकीला नहीं, डेटा एक जगह नहीं है, डेटा बहुत फैला हुआ भी नहीं है। एक आदर्श जो जो शेप है वो शेप यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसे मेसोपोटिक कहते हैं। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है सांख्यिकी में, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीटा का जो मान है, बीटा का मान जो है वो बिल्कुल 3 के बराबर होता है। और जो गामा का मान है वो गामा का मान किसके बराबर होगा, तो आपको ध्यान रखना है गामा का मान हमेशा 0 होगा। मतलब यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, 0 है। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि कुकुटता मापने के लिए जो पहेली है वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो दो दो गुणांक है जो बीटा और गामा है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे जो बीटा का मान है वो μ4 और μ2 का स्क्वायर करके निकाला जाता है और ये हमेशा 3 के बराबर होता है। ये 3 नंबर ऐसे ही नहीं आया है, ये 3 नंबर इस एक बीटा के फॉर्मूले से निकल करके आया है। और गामा का मान निकालना हो तो बीटा -3 करने पे जो 0 है वो आपका गामा का मान है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आके हमारा जो है वो मेजर जो एक टॉपिक था मूवमेंट, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस वाला, जो कुकुत्ता, विषमता और जो हमारा मूवमेंट है, आघूर्ण है, जहां हमने कच्चा आघूर्ण और पक्का आघूर्ण, शुद्ध आघूर्ण पढ़ लिया, हमने स्क्यूनेस पढ़ लिया, पॉजिटिव पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, जहां मैंने आपको मीन मीडियन मोड के बारे में एक बेसिक समझ बता दी थी। कि दोस्तों मैं जब भी आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आप एक बात समझिए, मैं आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस आपके साथ यहाँ एक ही बार में नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है, ज़्यादातर आपको टीचर्स जो देखने को मिलते हैं वो जब चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये टॉपिक भी पढ़ा दें, हम ये टॉपिक भी पढ़ा दें, इसको भी कवर कर ले, उसको भी कवर कर ले, और पूरे के पूरे चैप्टर की खिचड़ी बना देते हैं। आपको मैं बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। आप एक बात बताइए कि आप अगर मान लो मम्मी आपके घर में सफाई करती है, रूम की सफाई करती है, झाड़ू निकालती है, और अगर मान लीजिए कि अगर कोई जो है वो लड़की इस क्लास को देख रही है तो उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब आप घर में सफाई करते हैं, रूम की सफाई करते हैं, तो पहली बार में सबसे पहले जो है पूरे रूम में झाड़ू निकाली जाती है। इसका मतलब लगभग रूम की मिट्टी और गंदगी को हटाया जाता है। जब दूसरी बार सफाई की जाती है तो उस मिट्टी को हटाने के बाद, सफाई करने के बाद उस पर पोछा लगाया जाता है। और जब तीसरी बार जब सफाई करते हैं तो हम जहाँ कोई हल्की फुल्की गंदगी रह जाए उसे साफ किया जाता है। आप ये कसम खा लो कि मेरे को तो पहले एक टाइल पे झाड़ू मारनी है, झाड़ू के बाद जो है वो मेरे को पोछा लगाना है और उसके बाद मेरे को वहाँ से उसको साफ करना है, फिर मैं दूसरे टाइल पे जाऊँगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर सारी एनर्जी एक ही बार में आपने लगा दी तो आप जो है टॉपिक को कभी ना समझ पाएंगे, ना टॉपिक आपका कभी क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा कि टॉपिक जो है वो हमेशा जो है वो आपके लिए डाउटफुल सिचुएशन में रहेगा। तो पहले हम टॉपिक की बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, फिर इसके जो डीप टॉपिक या डीप फॉर्मूले हैं जो मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब अगर कुछ टॉपिक का डीप एनालिसिस अगर रह जाता है तो वो मैं आपको जो है, जब हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया, यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी को जो है लगातार मजबूत करते रहिए। एग्जाम में सवाल चाहे कैसा भी पूछा जाए, हमारा आंसर एकदम सटीक होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।